Good morning, students. Welcome to lesson number 49. इस लेसन में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सीखनी हैं. नंबर 1 कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा नंबर, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड. द थर्ड थिंग कि किस ओरिएंटेशन में कॉइल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क और किस ओरिएंटेशन में इट विल एक्सपीरियंस मिनिमम टॉर्क. देन अल्टीमेटली हम ये लर्न करेंगे कि किस ओरिएंटेशन में कॉइल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम and when it will be in unstable equilibrium. चलिए स्टार्ट करते हैं with the lesson. So let's start with this lesson number 49, and in this we are going to find the force and the torque acting on a current carrying coil when the coil is placed in a uniform magnetic field. Before we can jump to the question, there are a few points that we have to clearly understand. Whether we know mathematics or not, लेकिन ये पता होना चाहिए कि sin of 90 plus theta is cos theta. Similarly, sin of 90 minus theta is cos theta. दूसरा, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, उसका फॉर्मूला INA होता है और वो मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है जिस डायरेक्शन में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंगल कॉल्ड अल्फा. देखिए, ये एंगल स्पेशल एंगल है. ये एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो अल्फा क्या है? अल्फा एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. दूसरी चीज हमने लर्न की थी कि अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करे तो वो जो फेस ऑफ द कॉइल है इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल. सिमिलरली वी हैड लर्नड कि अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो जो फेस ऑफ द कॉइल है वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड विल टेंड टू कम टुवर्ड्स दैट फेस. एक फार्मूला इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, वो फोर्स का फार्मूला है. फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला होता है BINA साइन थीटा. रिमेंबर, उसमें जो थीटा है वो होता है एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड. यू वुड से ये सारी चीज़ें हमें पता हैं. सो लेट अस नाउ बिगिन विद द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, ये एक पार्ट है ऑफ ए बिगर क्वेश्चन कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. उस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. क्या प्रिंसिपल है, क्या क्वेश्चन है? कि शो दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल इज जीरो एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज M क्रॉस B. ये क्वेश्चन है. Let me explain the diagram to you first. यहाँ पे हमने पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है विद इक्वल स्पेसिंग. फिर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ड्रॉ की बाय द नेम ABCD. Let the current flow like this as shown in this diagram. नेचुरली ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने दिखाई है ये डायरेक्शन
एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये जो फेस ऑफ द कॉइल होगा विल बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, और क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउटवर्ड्स। रिमेंबर, जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो यू से कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बना रही है, इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। रिमेंबर, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। नाउ फर्स्टली लेट अस कंसीडर कि इस वायर DA पे एंड ये जो वायर है BC, इस पे कितना फोर्स लगेगा। पहले हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमें फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालनी होती है, जिसमें आपको याद होगा कि ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की है और ये डायरेक्शन है करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो इसमें जरा होल्ड करें अपनी फिंगर्स को ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर है कैरिंग करंट इधर को, तो फोर्स इधर को हो गया, तो फोर्स इधर को लग रहा है। क्या फॉर्मूला था फोर्स का? BIL। What is the length of the wire AD? Length of the wire AD is B, breadth of the coil. I haven't marked it, but it is B. Now, BIB, sine of the angle between what? The current carrying conductor and the magnetic field. तो आप यहां देख रहे हैं कि ये दो एंगल्स हैं यहां पे, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये एंगल अल्फा है, तो टोटल एंगल हो गया π/2 प्लस अल्फा। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा कॉस अल्फा। इसी तरीके से यहां आ जाएं, इसमें भी पहले तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट अंदर को जा रहा है, तो फोर्स नीचे हो गया। अब क्या फॉर्मूला है फोर्स का? BIL। इसकी लेंथ हमने अभी बताया आपको B थी, मल्टीप्लाइड बाय क्या? साइन ऑफ द एंगल। कौन सा एंगल? बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो एंगल है वो है π/2 माइनस अल्फा एंड दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर को लग रहा है BIB कॉस अल्फा और एक फोर्स नीचे को लग रहा है BIB कॉस अल्फा। अगर n टर्न्स होंगी तो हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी कैन कम टू द कंक्लूजन कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स है 0। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आर्म AB एंड CD। देखिए, ये आर्म AB इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वाई? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल जा रहा है और जो कॉइल है उसका लेंथ AB वो वर्टिकल है, तो उनके बीच का एंगल इज 90। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का? BIL इंटू साइन थीटा, तो वो थीटा 90 है, तो इसलिए हम सिंपली BIL कह देते हैं। क्या डायरेक्शन होगी फोर्स की? तो आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, करंट नीचे को है, फोर्स बाहर को है, तो इसलिए BIL इंटू N हो गया। और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऊपर को जा रहा है करंट, तो ये अंदर को जा रही है फोर्स, तो फोर्स एक्टिंग इज BIL इंटू N।
व्हाट आर वी लर्निंग कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो भी ज़ीरो है। अब जरा इसको सम अप कर दें। फ्रॉम द फिगर व्हाट वी हैव सीन इज कि जो नेट फोर्स है along the vertical direction is 0. Net force acting along the horizontal direction is also 0. Therefore, the net force acting on a current carrying coil in a uniform magnetic field will always be 0. Now we begin with the second part जिसमें हमने निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो स्टूडेंट्स जो पहले हमने डायग्राम बनाया था देखिए, उसमें हमने कॉइल बनाई थी ABCD। इस कॉइल को हम सामने से देख रहे हैं, तो ये जो डायग्राम है हम कहेंगे इट इज़ इन द फ्रंट व्यू। अगर इसी डायग्राम को हमें टॉप व्यू में बनाना हो तो ऊपर से क्या नज़र आएगा? ऊपर से एक एंड ए नज़र आएगा और एक एंड डी नज़र आएगा। और हम ये भी याद रखते हैं कि एंड ए के नीचे एक वायर है कॉल्ड AB, एंड डी के नीचे एक वायर है कॉल्ड DC, जिन पे की फोर्स लग रहा है। सो नाउ आई एम शोइंग द सेम डायग्राम इन द टॉप व्यू। तो मान लिया कि ये है वो कॉइल, तो ये एंड ए है, तो ऊपर से देख रहे हैं तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे अंदर जा रहा है तो उधर से करंट बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब आउट है करंट और ये इन है। अब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जरा देख लें। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल की है। तो अब आप देखें, अगर मैं इस वायर को राइट हैंड में होल्ड करूं ताकि द थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो कर्व्ड फिंगर्स आर पॉइंटिंग दिस वे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर। मान लिया कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आर्म जो ऊपर से आप ब्रेड देख रहे हो ये है B। अब लेट अस डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म, कौन सी? AB, एंड ऑन द आर्म CD। यहां पे लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड दिस वे, करंट अंदर जा रहा है, फोर्स ये है BIL इंटू N। इसी तरीके से यहां पे आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर को आ रहा है, फोर्स उधर को जा रहा है, सो नेचुरली ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो यहां पे अगर ये एंगल अल्फा है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 माइनस अल्फा है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये जो साइड है ये इस एंगल के अपोजिट है, परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन से रिलेटेड होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस वो है B साइन अल्फा। अब आपने पढ़ा है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स था BIL इंटू N मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज B साइन अल्फा। तो L इंटू B को कंबाइन कर देते हैं, वो एरिया बन जाता है। एंड उसके बाद ये जो INA है ये आप जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और ये फॉर्मूला बन गया MB साइन अल्फा। हमने ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि टॉर्क इज इक्वल टू BINA साइन अल्फा। ये जो फॉर्मूला है MB साइन अल्फा, ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इनकाउंटर किया कि जो टॉर्क होता है वो P क्रॉस E होता है,
इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये m क्रॉस b हो जाएगा। और क्या डायरेक्शन होगी टॉर्क की? उसके लिए आपको एक राइट हैंडेड स्क्रू रखना चाहिए यहाँ पे, और वेक्टर m से b की तरफ उस स्क्रू को टर्न करना है लाइक दिस, और अपने आप से पूछना है कि जो टिप ऑफ द स्क्रू है अंदर को जा रहा है या कि बाहर की तरफ आ रहा है। तो एज यू सी स्टूडेंट्स, अगर m से b की तरफ जाएं, रोटेट करें, तो जो टिप ऑफ द स्क्रू है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, एंड दैट्स वाई आई विल पुट ए डॉट एंड आई विल राइट कि ये टॉर्क की डायरेक्शन है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव डन जस्ट नाउ, एंड इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब स्टूडेंट्स ऑल द टाइम दे विल नॉट बी आस्किंग कि शो दैट द टॉर्क इज दिस। Many times very small questions worth 1 mark or 2 mark are asked, वो भी कर लेते हैं। It says कि when will the torque become maximum, मतलब किस पोजीशन में टॉर्क मैक्सिमम हो जाती है और किस पोजीशन में मिनिमम हो जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है किस पोजीशन में हम कॉइल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में मानते हैं और किस पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मानते हैं। देखिए, आपने स्टार्ट करना है पहले क्वेश्चन से कि कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है। तो पहले आप टॉर्क का फॉर्मूला लिख लें, एम बी साइन अल्फा। अगर टॉर्क को मैक्सिमम होना है तो फिर साइन अल्फा को भी मैक्सिमम होना है, और साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किस एंगल के लिए होती है? 90 डिग्री। तो अगर साइन अल्फा की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम टॉर्क बन गया m इंटू बी, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें स्टूडेंट तो वो बन जाता है BINA। अब वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा। व्हाट इज द मीनिंग कि अल्फा इज 90 डिग्री। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कह सकते हो कि टॉर्क मैक्सिमम तब होती है जब अल्फा की वैल्यू 90। आप इसको सिंपल वे में भी कह सकते हो कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो जाए टू द मैग्नेटिक फील्ड तब उस केस में द टॉर्क इज मैक्सिमम। इसी तरीके से लेट अस फिगर आउट कि किस पोजीशन में टॉर्क मिनिमम होगी। अगर टॉर्क मिनिमम है तो जो मॉड ऑफ साइन अल्फा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर मॉड ऑफ साइन अल्फा 0 है तो इसका मतलब अल्फा 0 हो सकता है और पाई भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में टॉर्क की वैल्यू विल बिकम 0। What do we mean by अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू पाई? देखिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे है तो अल्फा इज 0, और अगर ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो हम लर्न कर रहे हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल is kept with its plane perpendicular to the magnetic field, तब it will not experience any torque at all। ये हम सीख रहे हैं, ये हमें याद रखना है कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो टू द मैग्नेटिक फील्ड तब तो टॉर्क मैक्सिमम होती है, और जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर हो जाए टू द मैग्नेटिक फील्ड तब उस केस में टॉर्क की वैल्यू इज 0। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किस पोजीशन में हम कॉइल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में मानेंगे और किस पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मानेंगे। मे आई रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन तब
टॉर्क की तब द कॉइल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तब दैट बिकम्स ए केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाया कि अगर M और B एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे देन इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर M और B ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो इट विल बिकम ए केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। इट सेज विच कॉइल will experience maximum torque for the same values of magnetic field, current, number of turns and orientation alpha। तो अब देखें ये क्वेश्चन ये है कि एक वायर है जिसकी है लेंथ L। इस वायर को एक बार वाइंड किया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फिर इस कॉइल को वाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ही इज आस्किंग कि ये जो दोनों कॉइल्स हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएं तो किस कॉइल के अंदर टॉर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम होगी। तो देखें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है 1, साइन अल्फा भी सेम है। इसका मतलब जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल है वो होली एंड सोली डिपेंडेंट है ऑन द एरिया। अब जिस कॉइल का एरिया ज्यादा होगा उस कॉइल पे ज्यादा टॉर्क लगेगी। तो ये मैथमेटिक्स का एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको हम लर्न कर सकते हैं कि फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ ए वायर द सर्कल विल एनक्लोज द लार्जेस्ट एरिया। For a given perimeter, the circle encloses the largest area। इसलिए जो सर्कुलर कॉइल है will experience greater torque as compared to the circular coil। So that is all for today, students. Thank you very much for watching.
नाउ वी बिगिन विद द सेकेंड पार्ट, जिसमें हमने निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। तो स्टूडेंट्स, जो पहले हमने डायग्राम बनाया था, देखिए उसमें हमने कॉइल बनाई थी ए बी सी डी। इस कॉइल को हम सामने से देख रहे हैं, तो ये जो डायग्राम है हम कहेंगे इट इज़ इन द फ्रंट व्यू। अगर इसी डायग्राम को हमें टॉप व्यू में बनाना हो तो ऊपर से क्या नज़र आएगा? ऊपर से एक एंड ए नज़र आएगा और एक एंड डी नज़र आएगा। और हम ये भी याद रखते हैं कि एंड ए के नीचे एक वायर है कॉल्ड ए बी, एंड डी के नीचे एक वायर है कॉल्ड डी सी, जिन पे की फोर्स लग रहा है। सो नाउ आई एम शोइंग द सेम डायग्राम इन द टॉप व्यू। तो मान लिया कि ये है वो कॉइल, तो ये एंड ए है, तो ऊपर से देख रहे हैं तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पे अंदर जा रहा है तो उधर से करंट बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब आउट है करंट और ये इन है। अब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट जरा देख लें। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल की है। तो अब आप देखें, अगर मैं इस वायर को राइट हैंड में होल्ड करूं ताकि द थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो कर्व्ड फिंगर्स आर पॉइंटिंग दिस वे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर। मान लिया कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर एंगल अल्फा बना रहा है विद द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आर्म जो ऊपर से आप ब्रेड देख रहे हो ये है बी। अब let us determine the direction of the force acting on the arm कौन सी? ए बी and on the arm सी डी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड दिस वे, करंट अंदर जा रहा है, फोर्स ये है बी आई एल इंटू एन। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर को आ रहा है, फोर्स उधर को जा रहा है, सो नेचुरली ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे अगर ये एंगल अल्फा है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 माइनस अल्फा है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये जो साइड है ये इस एंगल के अपोजिट है, परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन से रिलेटेड होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस वो है बी साइन अल्फा। अब आपने पढ़ा है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स था बी आई एल इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज बी साइन अल्फा। तो एल इंटू बी को कंबाइन कर देते हैं, वो एरिया बन जाता है। एंड उसके बाद ये जो आई एन ए है, ये आप जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और ये फॉर्मूला बन गया एम बी साइन अल्फा। हमने ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन अल्फा। ये जो फॉर्मूला है एम बी साइन अल्फा, ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इनकाउंटर किया कि जो टॉर्क होता है वो P क्रॉस E होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये M क्रॉस B हो जाएगा। और क्या डायरेक्शन होगी टॉर्क की? उसके लिए आपको एक राइट हैंडेड स्क्रू रखना चाहिए यहाँ पे, और वेक्टर M से B की तरफ उस स्क्रू को टर्न करना है लाइक दिस, और अपने आप से पूछना है कि जो टिप ऑफ द स्क्रू है अंदर को जा रहा है या कि बाहर की तरफ आ रहा है। तो एज यू सी स्टूडेंट्स, अगर M से B की तरफ जाएं, रोटेट करें, तो जो टिप ऑफ द स्क्रू है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, एंड दैट्स वाई आई विल पुट ए डॉट एंड आई विल राइट कि ये टॉर्क की डायरेक्शन है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव डन जस्ट नाउ, एंड इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है।
अब स्टूडेंट्स ऑल द टाइम दे विल नॉट बी आस्किंग कि शो दैट द टॉर्क इज दिस. Many times very small questions worth 1 mark or 2 mark are asked. वो भी कर लेते हैं. It says कि when will the torque become maximum, मतलब किस पोजीशन में टॉर्क मैक्सिमम हो जाती है और किस पोजीशन में मिनिमम हो जाती है. फिर दूसरा क्वेश्चन है किस पोजीशन में हम कॉइल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में मानते हैं और किस पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मानते हैं. देखिए आपने स्टार्ट करना है पहले क्वेश्चन से कि कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है. तो पहले आप टॉर्क का फॉर्मूला लिख लें एम बी साइन अल्फा. अगर टॉर्क को मैक्सिमम होना है तो फिर साइन अल्फा को भी मैक्सिमम होना है और साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है. किस एंगल के लिए होती है 90 डिग्री. तो अगर साइन अल्फा की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम टॉर्क बन गया m इंटू बी और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें स्टूडेंट तो वो बन जाता है BI/NA. अब वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा. व्हाट इज द मीनिंग कि अल्फा इज 90 डिग्री. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो आप कह सकते हो कि टॉर्क मैक्सिमम तब होती है जब अल्फा की वैल्यू 90. आप इसको सिंपल वे में भी कह सकते हो कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो जाए टू द मैग्नेटिक फील्ड तब उस केस में द टॉर्क इज मैक्सिमम. इसी तरीके से लेट अस फिगर आउट कि किस पोजीशन में टॉर्क मिनिमम होगी. अगर टॉर्क मिनिमम है तो जो मॉड ऑफ साइन अल्फा है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0. अगर मॉड ऑफ साइन अल्फा 0 है तो इसका मतलब अल्फा 0 हो सकता है और पाई भी हो सकता है. दोनों ही केसेस में टॉर्क की वैल्यू विल बिकम 0. What do we mean by अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू पाई. देखिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है अगर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे है तो अल्फा इज 0 और अगर ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल कितना है 180 डिग्री. तो हम लर्न कर रहे हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल is kept with its plane perpendicular to the magnetic field, तब it will not experience any torque at all. ये हम सीख रहे हैं, ये हमें याद रखना है कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो टू द मैग्नेटिक फील्ड तब तो टॉर्क मैक्सिमम होती है और जब प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर हो जाए टू द मैग्नेटिक फील्ड तब उस केस में टॉर्क की वैल्यू इज 0. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि किस पोजीशन में हम कॉइल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में मानेंगे और किस पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मानेंगे. मे आई रिमाइंड यू स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर दे पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन तब टॉर्क की तब द कॉइल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और जब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तब दैट बिकम्स ए केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो यहां मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको दिखाया कि अगर M और B एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे देन इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अगर M और B ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो इट विल बिकम ए केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. बहुत सिंपल है. इट सेज विच कॉइल will experience maximum torque
for the same values of magnetic field, current, number of turns and orientation alpha. तो अब देखें ये क्वेश्चन ये है कि एक वायर है जिसकी है लेंथ L. इस वायर को एक बार वाइंड किया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फिर इस कॉइल को वाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. ही इज आस्किंग कि ये जो दोनों कॉइल्स हैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएं तो किस कॉइल के अंदर टॉर्क एक्सपीरियंस मैक्सिमम होगी. तो देखें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है 1, साइन अल्फा भी सेम है. इसका मतलब जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल है वो होली एंड सोली डिपेंडेंट है ऑन द एरिया. अब जिस कॉइल का एरिया ज़्यादा होगा उस कॉइल पे ज़्यादा टॉर्क लगेगी. तो ये मैथमेटिक्स का एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको हम लर्न कर सकते हैं कि फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ ए वायर द सर्कल विल एनक्लोज द लार्जेस्ट एरिया. फॉर ए गिवन पेरीमीटर द सर्कल एनक्लोजेज द लार्जेस्ट एरिया. इसलिए जो सर्कुलर कॉइल है विल एक्सपीरियंस ग्रेटर टॉर्क as compared to the circular coil. So that is all for today, students. Thank you very much for watching.